नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे धातु और अधातु, उसका आज हम पार्ट 3 देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे धातु की अधातु से अभिक्रिया, धातुओं का निष्कर्षण, अष्टक नियम। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे धात्विक एवं अधात्विक कैसे अभिक्रिया करती है, अर्थात जो धातु है वो अधातु से किस प्रकार अभिक्रिया करती है। धातु की अधातु से अभिक्रिया। तो दोस्तों धातु की अधातु से अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम अष्टक का नियम पढ़ेंगे। अष्टक का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। अष्टक, अष्टक मतलब 8, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन, अर्थात सभी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसे ही अष्टक का नियम कहते हैं। दोस्तों देखिए, वे परमाणु जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अधिक स्थायी तथा रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, जैसे उत्कृष्ट गैसें। अर्थात वे परमाणु जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं वे बहुत अधिक स्थायी होते हैं और रासायनिक रूप से भी अक्रिय होते हैं, जैसे अपनी उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें कौन सी है? एक तो है नियॉन, एक है ऑर्गन, एक है क्रिप्टॉन, एक है जिनोन। ये जो उत्कृष्ट गैसें हैं इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इसलिए ये अधिक स्थायी होती है और रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं। ये चारों ही उत्कृष्ट गैसें हैं। दोस्तों बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन। और अष्टक नियम देखिए दोस्तों क्या है। सभी परमाणु अपने बाह्यतम कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, इसे अष्टक का नियम कहते हैं। अर्थात सभी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसे अष्टक का नियम कहते हैं। यहाँ दोस्तों एक शब्द है कोश। कोश 4 होते हैं, के, एल, एम और एन। के के लिए n बराबर 1 होगा, l के लिए n बराबर 2 होगा, m के लिए n बराबर 3 होगा और n के लिए कितना होगा? n बराबर 4। तो कक्षक 4 होते हैं, लेकिन चारों ही जो कोश है, जो चारों ही कोश है इनमें इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं उनका एक नियम है, उसे 2n² का नियम भी कहते हैं। 2n², अर्थात प्रत्येक कोश में इलेक्ट्रॉन 2n² नियम से भरे जाते हैं। या n का मान मैंने आपको बता दिया। के लिए n का मान 1 है, l के लिए n का मान 2 है, m के लिए 3 है और n के लिए 4 है। तो जब अपन 2n² नियम से भरते हैं तो अपने यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1² 1, जैसे 2n²। तो n की जगह क्या आ जाएगा? 1। तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 2। अर्थात जो पहला कोश है के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अधिकतम। पहले में 2 अधिकतम भरे जाएंगे, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना। एल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एम में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एन में 32। अर्थात के में 2 से अधिक नहीं भर सकते, एल में 8 से अधिक नहीं भर सकते, एम में 18 से अधिक नहीं भर सकते और एन में 32 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन अपन नहीं भर सकते। तो दोस्तों इस प्रकार अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और जो सबसे बाह्यतम कोश है परमाणु का, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन या तो देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है, इसे अष्टक का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे अपन एक उदाहरण देखते हैं सोडियम का। सोडियम Na, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसमें कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन 11। कितने होते हैं?
11। सोडियम में कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि के जो कोष है इसमें अपन अधिकतम 2 भर सकते हैं, एल में अधिकतम अपन 8 भर सकते हैं और एम में अपन भर सकते हैं 18। लेकिन अपने पास में सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 है, तो 2 और 8 10 हो गए, बचा 1 जो अपन भरेंगे एम में। तो अब देखिए जो एम कोष है, सबसे बाहर वाला कोष है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। यदि ये सोडियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो इसके सबसे बाह्यतम कोष एल में कितने बजाएंगे? 8, और ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। देखिए यहाँ इसमें देखो सबसे अंत वाला जो कोष है एम, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो इसकी जो बाहर वाला एल कोष है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो देखिए ए ने सोडियम ने 1 दिया, तो Na प्लस अपन लिखेंगे क्योंकि इसने दिया तो प्लस, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। जितने भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा उसकी संयोजकता उतनी ही होगी, और कोई लेगा तो उसकी माइनस में उतनी ही होगी। देखिए क्लोरीन Cl, इसमें होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 17। तो इसके जो के कोष है इसमें अपने 2 आ जाएंगे, एल में इसके 8 आ जाएंगे और एम में कितने आएंगे? 7। 8 2 10 और 7 17। तो देखिए इसका जो एम कोष है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। यदि इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसके एम में कितने हो जाएंगे? 8, अर्थात इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो Cl है क्लोरीन, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपना अष्टक पूर्ण करेगा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो Cl माइनस आएगा, अर्थात 1 लिया तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। देखिए अब देखते हैं धातु की अधातु से अभिक्रिया। धातु प्लस अधातु दोनों की आपस में अभिक्रिया। धातु अपनी हो गई सोडियम और अधातु अपना हो गया क्लोरीन। धातु सोडियम और अधातु क्या हो गया? क्लोरीन। तो देखिए जो क्लोरीन है इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 7, और जो सोडियम है इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात यदि अपने को सोडियम है ना, उसको यदि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको त्यागना पड़ेगा। इसी प्रकार जो क्लोरीन है इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। अर्थात जो क्लोरीन है ये सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और इस प्रकार दोनों के अष्टक पूरे हो जाएंगे। तो Na प्लस और Cl माइनस, तो अपना यौगिक बन गया NaCl। NaCl Na प्लस क्योंकि Na ने 1 दिया और Cl माइनस। तो ये एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? आयनिक यौगिक। अर्थात जब धातु की अधातु से अभिक्रिया होती है तो धातु इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करती है अधातु को, और इस प्रकार एक आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। देखिए अगला उदाहरण मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। अर्थात जो इसका के कोष है उसमें 2 आ जाएंगे, एल में 8 आ जाएंगे और एम में कितने आएंगे? 2। 8 2 10 2 12। अर्थात मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में कितने हैं? 2 है। यदि ये 2 किसी और को दे दे तो इसके बाह्यतम कोष में कितने बच जाएंगे? 8 बच जाएंगे। 2 8 2। यदि ये जैसे ये तो गया इसका के कोष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका हो गया L 1 2 3 4 5 7 8 और ये इसका हो गया एम कोष। एम में कितने हैं? 2 है, ये दोनों बाहर है। यदि ये दोनों ये किसी को दे दे तो क्या होगा? इसके बाह्यतम कोष में कितने बच जाएंगे? 8। वापस इसकी अभिक्रिया हो रही है क्लोरीन से, तो अपने को पता है कि क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो देखिए जब मैग्नीशियम और क्लोरीन की अभिक्रिया होती है
तो अपने को पता है कि Mg2+ है, अर्थात मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन इधर अपने क्लोरीन एक ही है। तो अब मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन की खपत के लिए अपने को 2 क्लोरीन लेने पड़ेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन तो लेगा ये क्लोरीन और एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये क्लोरीन। तो दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से ले लेंगे, तो मैग्नीशियम के भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और दोनों क्लोरीनों के भी बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होने से कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार अपना जो आयनिक यौगिक बनता है वो Mg2+, अर्थात Mg ने 2 दिए और Cl2 है। कोष्टक के बाहर Cl2 क्यों लिखा अपन ने की हुई, यहाँ क्लोरीन दोनों ही है इसलिए क्या लिखा Cl2। तो अपना यौगिक क्या बन गया, MgCl2, MgCl2। तो मैंने कहा था संयोजकता यदि आपको याद है तो आप रासायनिक सूत्र आराम से बना सकते हो, लेकिन यहाँ आयनों की बात हो रही है, आयनिक ऋण आयन और धनायन की बात हो रही है। तो यह Mg2+ था और Cl-, तो यहाँ अपने कौन सा यौगिक बनेगा, आयनिक यौगिक। जैसे आपको जैसे ऐसा भी कर सकते हैं, Mg2+ और Cl- होता है, अर्थात Mg की संयोजकता कितनी हो गई, 2। क्यों हुई, क्योंकि Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसके बाहर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। और Cl की कितनी होगी, 1, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वज्र गुणा होते हैं ऐसे, तो Mg 1 से गुणा हुआ Mg, Cl 2 से गुणा Cl2, अर्थात MgCl2। ये बना आयनिक यौगिक ऐसे बनता है। देखिए आयनिक यौगिक की परिभाषा, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। अर्थात धातु से इलेक्ट्रॉन अधातु में स्थानांतरित होगा और इस प्रकार जो यौगिक बनेगा उसे हम आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। अब देखते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के क्या क्या गुणधर्म हैं। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन ये केरोसिन और पेट्रोल में अविलेय होते हैं। आयनिक यौगिक गलित अवस्था अर्थात द्रव अवस्था में विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे NaCl है, यदि NaCl का जलीय विलयन है, ये द्रव अवस्था में है, तो ये विद्युत का सुचालक है। इस प्रकार अपने ये धातु की अधातु से अभिक्रिया पूरी हुई। दोस्तों मैंने ये एंड रिटन नोट्स खुद बनाए हैं, आप चाहें तो वीडियो को पुश करके ये नोट्स अपनी नोटबुक में उतार सकते हो दोस्तों। और यदि आपको नोट्स की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उसकी PDF भी डालता हूँ साथ में ही, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके सीधे प्रिंट कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। धातुओं की प्राप्ति अर्थात धातुएं कैसे प्राप्त होती है। देखिए धातु की प्राप्ति, सबसे पहले हम देखेंगे खनिज की परिभाषा। धातुओं की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुओं या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अर्थात पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले तत्व या यौगिक है उन्हें क्या कहते हैं, खनिज। लेकिन कई बार क्या होता है कि खनिज के साथ में एक लाभकारी धातु भी होती है, उसे क्या कहते हैं, अयस्क। देखिए अयस्क की परिभाषा, खनिजों में कोई विशेष धातु की काफ़ी मात्रा में पाई जाती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को क्या कहते हैं, अयस्क। अर्थात ऐसे खनिज जिनमें कोई धातु विशेष धातु होती है और उसको निकालने में अपने को फायदा होता है, तो ऐसे खनिजों को क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। अब धातुओं का निष्कर्षण, भाई अपने को पता है कि पृथ्वी में जो भू प्रॉपर्टी है उसमें बहुत सारे खनिज हैं और उनमें बहुत सारी धातुएं हैं, लेकिन उनको अपन निकालेंगे कैसे। तो धातुओं को बाहर निकालने के लिए, धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए उनको अभिक्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में सक्रियता श्रेणी पढ़ा था,
तो उसमें मैंने आपको धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बताया था। एक बार वापस बता रहा हूँ क्रम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम, उससे कम अभिक्रियाशील धातु है सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम आयरन, उससे कम जिंक, उससे कम कॉपर, उससे कम सिल्वर, उससे कम गोल्ड। तो ये कुछ धातुओं का अभिक्रियाशीलता का क्रम है। तो इस आधार पर हम धातुओं को 3 भागों में बांटेंगे और उनका फिर अलग अलग अपन निष्कर्षण करेंगे, उनको अलग अलग निकालेंगे। तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में अपन इनको विभाजित करते हैं। पहला है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं अर्थात ऐसी धातुएं जो निम्न अभिक्रियाशील है, बहुत ही कम अभिक्रियाशील है। अगर ये कम अभिक्रियाशील हैं तो ये पृथ्वी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। देखिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, कॉपर। अर्थात गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एवं कॉपर, ये जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, आपसे पूछ ले निम्न अभिक्रियाशील धातु के नाम बताओ या कंपटीशन एग्जाम में आ जाएं कि इनमें से कौन निम्न अभिक्रियाशील धातु है, तो आपको गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर। कॉपर और सिल्वर हमेशा सल्फाइड या ऑक्साइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अर्थात सल्फाइड अयस्क कैसा होता है, देखिए कॉपर Cu2S, ये हो गया अपना कॉपर सल्फाइड। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर हो गया AgS, सिल्वर सल्फाइड। ऑक्साइड की बात करें तो क्या हो जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो ये धातुएं होती हैं, ये जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, ये कॉपर या सिल्वर जो भी हैं, ये हमेशा सल्फाइड या ऑक्साइड अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अर्थात ये हमेशा हमें शुद्ध प्राप्त नहीं होती है, या तो ये सल्फाइड अयस्क के रूप में होगी या ऑक्साइड अयस्क के रूप में होगी। फिर इनका अपन निष्कर्षण करके निकालेंगे बाहर। दूसरा है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं आयरन, जिंक, लेड, तीनों ही मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तो आपको याद रखना है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी है, आयरन, जिंक और लेड। ये हमेशा प्रकृति में सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। अर्थात आयरन, जिंक और लेड या तो ये सल्फाइड अयस्क के रूप में होगी या कार्बोनेट अयस्क के रूप में होगी। जैसे जिंक है, जिंक Zn अयस्क के रूप में हो सकता है, ये तो हो गया सल्फाइड अयस्क, और ZnCO3 ये हो गया कार्बोनेट अयस्क। तो धातुएं दोनों ही रूपों में किसी एक रूप में पाई जा सकती हैं। तीसरा है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। उच्च अर्थात जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, और यदि ये इतनी अभिक्रियाशील हैं तो क्या ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएगी, नहीं, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। देखिए उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये है जो पांचवी धातुएं हैं, ये अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, सॉरी यहाँ नहीं है, नहीं पाई जाती हैं। जबकि जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, सिल्वर, कॉपर है, सोना है, ये अपने स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। जबकि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। देखिए गैंग क्या होता है, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। अर्थात जो खनिज होता है, अयस्क होता है, वो ऐसा नहीं कि सीधे सोना की खान है और उसमें बहुत सारा सोना है वहाँ से निकाल लो, ऐसा नहीं होता है। उसमें मिट्टी होती है, रेत होती है, अन्य बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है जिन्हें हम गैंग कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो अब अपन एक एक को उनकी अशुद्धियों से अलग करेंगे। अर्थात जो तीनों प्रकार अपने बांटे निम्न, उच्च और मध्यम, तो उनको अपन कैसे अलग करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम निम्न विक्रियाशील धातुएं, निम्न विक्रियाशील धातु का निष्कर्षण। अर्थात जो निम्न विक्रियाशील धातुएं हैं इनको अपन कैसे अलग करेंगे, कैसे अपन धातु को प्राप्त करेंगे। इन धातुओं, जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि ये धातुएं ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। किस रूप में? ऑक्साइड के रूप में। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात जो निम्न विक्रियाशील धातुएं हैं इनके जो ऑक्साइड है ये ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। कहा था मैंने कि निम्न विक्रियाशील धातुएं या तो सल्फाइड एस के रूप में पाई जाएगी या ये ऑक्साइड एस के रूप में पाई जाएगी। तो ये धातु की जो ऑक्साइड है इनको केवल अपन थोड़ा गर्म कर देंगे तो ही अपने को धातु की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, सिनाबार HgS। सिनाबार मरकरी का एक अयस्क है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सिनाबार क्या है, मरकरी का अयस्क कौन सा है। तो सिनाबार HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड, यहाँ मरकरी सल्फाइड के रूप में है। किस अयस्क के साथ में है? ये सल्फाइड के रूप में। तो सिनाबार जो कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड हैं, सल्फाइड है, सॉरी मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड, अर्थात जो मरकरी है ये सल्फाइड एस के रूप में पाई जाती हैं, जिसे सिनाबार कहते हैं। देखिए अभिक्रिया किस प्रकार होती है। ये अपना हो गया 2HgS अर्थात मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसको हम गर्म करेंगे, उसको जलाएंगे, उसको ताप देंगे। तो आपको पता है कोई भी चीज़ जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस 3O2 ऑक्सीजन, इसको अपन गर्म करेंगे तो ये अपने बदल जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड में HgO, 2HgO और 2SO2 गैस अपने बाहर निकलेगी। अर्थात जो अपने पहले मर्क्यूरिक सल्फाइड था वो अब किस में बदल गया? गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, 2HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। अब यदि अपन इस मर्क्यूरिक जो ऑक्साइड है इसको थोड़ा और गर्म करेंगे तो क्या होगा? अपनी मरकरी अलग हो जाएगी, 2Hg प्लस O2 अर्थात अपनी धातु जो मरकरी है ये अलग हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कि जो निम्न विक्रियाशील धातुएं हैं इनको अपन गर्म करके ही धातु की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ अपने मर्क्यूरिक सल्फाइड था, अपन ने थोड़ा गर्म किया तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल गया। फिर इसको अपन ने थोड़ा और गर्म किया तो ये अपने मरकरी में परिवर्तित हो गए, अपने को धातु प्राप्त हो गई। देखिए कॉपर का, देखिए 2Cu2S प्लस 3O2, यहाँ कॉपर सल्फाइड है। क्या है? कॉपर सल्फाइड के रूप में है। इसको अपन गर्म करेंगे, तापन करेंगे, ताप देंगे तो क्या होगा? 2Cu2O कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। और अपन फिर इस कॉपर ऑक्साइड को 2Cu2O को और गर्म करेंगे और ताप देंगे तो ये 4Cu प्लस O2 अर्थात कॉपर में परिवर्तित हो जाएगा और अपने को धातु कॉपर प्राप्त हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कि जो निम्न विक्रियाशील धातुएं हैं सबसे पहले इनको ऑक्साइड में बदलो, अर्थात थोड़ा गर्म करेंगे ऑक्साइड में बदल जाएंगे और फिर जो धातु ऑक्साइड है उसको गर्म करेंगे तो अपने को धातु प्राप्त हो जाएगी। देखिए आगे, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। मध्यम जो बीच वाली है तीनों है Fe आयरन, जिंक और लेड। मध्यम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण Fe, जिंक और लेड। यहाँ अपन जिंक का निष्कर्षण करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि जिंक धातु का निष्कर्षण किस प्रकार करेंगे या जिंक किस प्रकार निष्कर्षित होती हैं। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी है? Fe, Zn और Pb। Pb मतलब लेड। देखिए, और ये जो मध्यम विक्रियाशील धातुएं हैं ये हमेशा या तो सल्फाइड के रूप में होगी या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। देखिए ये धातुएं प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि सल्फाइड और जो कार्बोनेट है इनसे धातु को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए सबसे पहले अपन सल्फाइड और जो कार्बोनेट अयस्क है इसको हम ऑक्साइड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? ऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान है। तो सबसे पहला काम अपना यही होगा कि जो सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क है इसको हम ऑक्साइड अयस्क में बदलेंगे। देखिए
सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान है। अर्थात सल्फाइड और कार्बोनेट की बजाय अपन ऑक्साइड से धातु को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। तो मैंने जैसा कहा था कि सबसे पहले अपना काम यही होगा कि जो धातु का सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क है उसको हम ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए दो विधियां हैं, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो। तो बर्जन और निस्तापन। देखिए बर्जन किस के लिए काम आता है? बर्जन हमेशा सल्फाइड अयस्क के लिए काम आता है, जबकि निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के नाम पर काम आता है। तो इसकी दोस्तों इनमें कन्फ्यूज़न होता है कि बर्जन सल्फाइड के लिए थी या कार्बोनेट के लिए थी, निस्तापन कार्बोनेट के लिए था या सल्फाइड के लिए था। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, बस जैसे कोई ज़ोर से बोलता है तो बस, मतलब जैसे कुत्ता है वो भौंकता है ना, तो अपन गांव में कहते हैं बस। तो ब से क्या हो गया बर्जन, से क्या हो गया सल्फाइड। अर्थात जो अपनी बर्जन प्रक्रिया है वो सल्फाइड अयस्क के लिए काम में आएगी और बाकी बचा निस्तापन वो कार्बोनेट के लिए काम में आएगी। तो आपको केवल बस याद रखना है, कुत्ता भौंकता है वो बस आपको याद रखना है। देखिए बर्जन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को बर्जन कहते हैं। अर्थात जो सल्फाइड अयस्क है उसको वायु की उपस्थिति में अपन गर्म करेंगे तो वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को बर्जन कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे सल्फाइड अयस्क और उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो आपको पता है कि वायु में क्या होती है ऑक्सीजन। तो सल्फाइड अयस्क प्लस ऑक्सीजन, फिर इसको गर्म करेंगे तो वो धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं बर्जन। देखिए उदाहरण अपन बात कर रहे हैं जिंक की। अब पी अपन जिंक धातु का निष्कर्षण कर रहे हैं। तो 2ZnS जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन 3O2, फिर इसको अपन ने गर्म किया तो ये 2ZnO धातु ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। 2SO2 इसमें से अलग गैस हो गई। तो अपने यही था कि जो सल्फाइड अयस्क है इसको अपने को धातु अयस्क में बदलना है। यदि सल्फाइड अयस्क है उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को बर्जन कहते हैं। चलिए देखते हैं निस्तापन। निस्तापन जैसा मैंने कहा था केवल कार्बोनेट अयस्क के लिए काम आएगा। परिभाषा बिल्कुल सेम है, केवल शब्द दो चेंज है। यहाँ देखिए कार्बोनेट अयस्क, वहाँ था सल्फाइड अयस्क, वहाँ वायु थी, यहाँ थोड़ा फर्क है, सीमित वायु, बहुत कम वायु लेंगे यहाँ। अर्थात कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बर्जन और निस्तापन। अर्थात जब कार्बोनेट अयस्क को अपन सीमित वायु में, बहुत कम वायु में गर्म करेंगे अधिक ताप पर तो अपने को धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ये अपना क्या कहलाएगा निस्तापन। देखिए विक्रिया जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट ये अपने किस रूप में कार्बोनेट के रूप में है। जिंक धातु किस रूप में है कार्बोनेट, वहाँ किस रूप में थी सल्फाइड में। अगर कार्बोनेट रूप में है तो जो कार्बोनेट अयस्क को वायु की उपस्थिति में, सीमित वायु, बहुत कम वायु अपन गर्म करेंगे तो अपने क्या बन जाएगा जिंक ऑक्साइड 2ZnO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। और अपने जो चाह रहे थे अपन 2ZnO जिंक ऑक्साइड अपने को प्राप्त हो गया। तो कुल मिला के सीधी बात ये है कि यदि आपके पास में सल्फाइड अयस्क है तो उसके लिए अपन बर्जन काम लेंगे और निस्तापन है तो उसके लिए कार्बोनेट काम लेंगे। इनको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो अपने को ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या होगा, अपने को ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब ऑक्साइड से धातु किसे प्राप्त करेंगे अपचयन प्रक्रम द्वारा। किस प्रक्रम द्वारा अपचयन। तो अपचयन प्रक्रम द्वारा अपन ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करेंगे। तो इसके भी
दो विधियां हैं, एक तो कार्बन द्वारा अपचयन, या तो आप कार्बन के द्वारा अपचयन करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर लो, या विस्थापन अभिक्रिया जो अपन ने अध्याय 1 में पढ़ा था। अब विस्थापन अभिक्रिया द्वारा अपन धातु ऑक्साइड से धातु को निष्कर्षित कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे अपन कार्बन द्वारा अपचयन, अर्थात कार्बन द्वारा अपचयित करवाकर अपन धातु ऑक्साइड से धातु को निष्कर्षित करेंगे। तो अभी बात किसकी कर रहे हैं, जिंक की। जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है, अर्थात सीधी सी बात है कि धातु ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, उसको कार्बन के साथ में गर्म करेंगे तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाएगा। देखिए अभिक्रिया ZnO जिंक ऑक्साइड, इसको अपन ने कार्बन के साथ में गर्म किया तो अपने जिंक अलग हो गया और एक गैस बन गई कार्बन मोनोऑक्साइड, अर्थात अपनी धातु जो जिंक है ये अपनी निष्कर्षित हो गई। यहाँ कार्बन अपचाय का कार्य कर रहा है। कार्बन क्या कर रहा है, अपचायक का कार्य कर रहा है। देखिए जिंक का क्या हुआ, अपचयन हुआ, क्या हुआ, अपचयन, और कार्बन का क्या हुआ, उपचयन। चलो अब दूसरी विधि देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचाय के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं। अर्थात जैसा कि मैंने कहा था कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं इनको अपन अपचाय के रूप में काम में ले सकते हैं। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है। तो क्या होगा, ये अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देगी उसके यौगिक से, तो अपने को वो धातु प्राप्त हो जाएगी। देखिए जैसे मैंने कहा था A+BC है, ए ये धातु A ये अधिक अभिक्रियाशील है, तो क्या होगा, ये कोई अयस्क है तो यहाँ से जो B धातु है इसको ये बाहर निकाल देगी और B धातु अपने को प्राप्त हो जाएगी। ए धातु अधिक अभिक्रियाशील है तो ये B को निष्कर्षित कर देगी, बाहर निकाल देगी और अपने को B धातु प्राप्त हो जाएगी और यहाँ ACA बने लवण या यौगिक बन जाएगा। देखिए यहाँ 3MnO2 प्लस 4Al 3Mn प्लस Al2O3 प्लस उष्मा, अर्थात जो अपने ऑक्साइड है भाई, ऑक्साइड से तो प्राप्त करनी धातु, उसका विस्थापन अभिक्रिया द्वारा पहले अपन ने देखा कार्बन द्वारा, तो MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसको अपन ने एल्यूमिनियम के साथ में अभिक्रिया करवाई तो एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है जबकि मैग्नीज कम अभिक्रियाशील है। तो जो ये एल्यूमिनियम है ये मैग्नीज को यहाँ से हटा देगा, विस्थापित कर देगा, क्योंकि एल्यूमिनियम अधिक शक्तिशाली है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो अपने को देखिए मैग्नीज अलग हो गया, मैग्नीज को विस्थापित कर दिया गया तो अपने को मैग्नीज धातु प्राप्त हो गई और Al2O3 का यौगिक अलग बन गया। तो जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ये अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है और वो धातु अपने को प्राप्त हो जाती है। यहाँ अपचय का कार्य कौन कर रहा है, एल्यूमिनियम। तो ये अपना भाग 3 आज पूरा होता है दोस्तों। अब ये चैप्टर इसका एक भाग और बनेगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। दोस्तों मैं बिल्कुल आपको NCERT 10th क्लास से पढ़ा रहा हूँ और मैं 10th क्लास की साइंस आपको पूरी पढ़ाऊँगा। सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस है, SSC है, रीट है, बैंक है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस आती है, वीडियो मेंस है, साइंस आती है, वो साइंस 9th 10th 8th की जो NCERT बुक्स है उनमें से आती हैं। तो अपने अभी 10th पढ़ेंगे, उसके बाद 8 और 9 को भी अपन कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और NCERT से पढ़ते रहिए दोस्तों और अपना कंपटीशन को क्रैक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो ये NCERT का जो मटेरियल है उसका उनको बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।